हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम यूनिट 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का एक टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आज के इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन फील्ड ये डिस्कस करेंगे, फिर बाद में जो है जो इंडिपेंडेंट पाथ वाला जो सब टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है। अब इस ऑब्जेक्ट को जो है हम लिफ्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के में, क्या करते हैं हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम अब एक्सटर्नल फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में एक और फोर्स एक्ट करेगी जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और वो वेट होगा बॉडी का, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fg = mg से। ठीक, ऑब्जेक्ट जो है जो हाइट कवर करेगा वो h हाइट कवर करेगा किसकी डायरेक्शन में? एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो हाइट जो है इस जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में कवर होगी, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो हाइट क्या होगी? कवर होगी। तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेक करते हैं। मींस ये जो फोर्स एक्ट कर रही है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, तो इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको लिफ्ट किया, ठीक है। लिफ्ट करने से क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तभी ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हुआ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है, उस वर्क को हम डिस्कस करेंगे। तो F एक्सटर्नल जो है ये बराबर होगी वेट के। यहाँ पे वेट की स्पेलिंग में आए नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो वेट जो है वो बराबर किसके होता है? mg के। अच्छा, यहाँ पर आप ये पॉइंट समझें कि जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, और ये जो आपके पास जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अगर ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगी तो ही ये जो वर्क डन है ये स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन स्टोर्ड नहीं होगा। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वर्क डन को हम चेक कर लेंगे वर्क कितना हो रहा है इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो W = EIG, आप स्पेल में मिस्टेक से आप इसको करेक्ट करें। तो F एक्सटर्नल फोर्स जो है ये बराबर किसके होगी? मैग्नीट्यूड में बराबर किसके होगी? वेट के, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट में है। तो F एक्सटर्नल बराबर किसके है? वेट के, mg के। तो वर्क डन जो है वो F एक्सटर्नल = h cos 0 डिग्री है। अब एक्सटर्नल फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और हाइट भी अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रही है, तो एंगल दोनों के दरमियान में क्या है? 0 डिग्री होगी, दोनों पैरेलल है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? mgh के। क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स बराबर mg के, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर mg रख दिया। हाइट वही सेम, और cos 0 बराबर किसके होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो 1 पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर हुआ? mgh के, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की उसकी वजह से, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये कितना वर्क करती है इसको भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स Fg, ये जो Fg एक्ट कर रही है, जो वेट है, ठीक है, ये कितना वर्क कर रही है इसको? Wg = Fgh cos थीटा। अच्छा, हाइट कवर हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान में जो एंगल होगी वो 180 डिग्री होगी, ठीक है। तो cos थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे? 180 डिग्री रखेंगे। तो cos 180 बराबर किसके होता है? ये -1 के बराबर होता है। तो मतलब इस पूरी की जगह पर हम क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। और Fg ये वेट है, ये बराबर होगा mg के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हमने -1 रखा, -1 मल्टीप्लाई हुआ इस Fg के साथ, तो ये -Fgh होगा। अब Fg की जगह पर हमने mg रख दिया और वेट हुआ -mgh हुआ। अब देखें यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क कर रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है हाइट उसी सेम डायरेक्शन में कवर हो रही है, तो इस वजह से वर्क पॉजिटिव। जो ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो नेगेटिव वर्क कर रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रही है।
तो इस वजह से नेगेटिव वर्क है। अब एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगी वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन है, मतलब वो वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रही है ये वाला वर्क डन। ठीक है, इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वाला वर्क डन क्या होगा, स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो हम यूं लिखते हैं कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है बराबर किसके, एक्सटर्नल वर्क के, और एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर है, mgh के। तो इस एक्सटर्नल वर्क की जगह पर हम mgh रखेंगे, तो यही हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है जो कि डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, हाइट पर। जितनी हाइट ज्यादा कवर होगी, ठीक है, कवर होती जाएगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड यहाँ पे किस पर कर रही है, हाइट पे कर रही है। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, कीप इन माइंड, ये एक आर्बिट्री लेवल से, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है, तो उस लेवल से इस बॉडी की जो काइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो ये है। अंडरस्टैंड? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन किसी आर्बिट्री लेवल से जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो इस लेवल के रेफरेंस से, ये जो लेवल है ये वाला, ठीक है, इस लेवल के रेफरेंस से जो है इस हाइट h पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है हमारा। क्लियर? ठीक। अब आगे चलते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वर्क डन इन ग्रेविटेशन फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा, आप ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फोर्स से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं, क्योंकि देखें ये लेट्स सपोज अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड एक एरिया होता है, उस एरिया में अर्थ क्या करती है कि बॉडी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है ऑब्वियसली फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस एरिया जिसमें ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस एरिया को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, और जो फोर्स एक्ट होती है वो इन फील्ड लाइंस की सूरत में एक्ट करती है, जिनको कहा जाता है ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस कहा जाता है। ओके, तो हम चलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पर। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक क्लोज पाथ चूज किया है। ठीक है, वो क्लोज पाथ ये है, ए बी और सी। हम ये कह रहे हैं कि ए से ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा बी की तरफ आएगा, बी से लेकर सी की तरफ आएगा, सी से लेकर ए तक आएगा। अब ये पाथ हमने चूज किया ए बी सी। अब ए बी सी का अगर ये वापसी ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पे टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 होगा तो इसको क्या कहते हैं, या फिर हम यूं कहें ए से लेकर सी, सी से लेकर बी, बी से लेकर ए, तब भी जो है वर्क डन क्या हो, सेम हो। मीन्स जब ए से बी की तरफ आ रहे थे, बी से सी, सी से ए की तरफ आ रहे थे, वो वर्क डन और ये वाला वर्क डन मीन्स ए से लेकर सी, सी से लेकर बी और बी से लेकर, ये दोनों वर्क डन इसके बराबर आनी चाहिए। मतलब दोनों वर्क डन क्या हो, सेम हो। कोई भी पाथ चूज करें, ए सी बी चूज करें या ए बी सी ए चूज करें, तो दोनों पाथ का जो है वो क्या हो, वर्क डन सेम हो, सेम होगा। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो हम इसको आज प्रूव करेंगे, चेक कर देंगे कि जो है टोटल वर्क डन कितना है यहाँ पर, और अगर वर्क डन जो है वो सेम है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड में वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आइए चलते हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। टू प्रूव द स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कंसीडर वी हैव ट्रायंगुलर क्लोज पाथ ए बी सी, द बॉडी इज इनिशियली एट ए। ठीक है, बॉडी इनिशियली कहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, इस ए पॉइंट पर बॉडी है। अब बॉडी जो है ए से लेकर बी की तरफ आ रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है, S1। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, अगर ये पॉइंट जो वेट जो है हर पॉइंट पर डाउनवर्ड होगा, जब यहाँ पर बॉडी है तो वेट नीचे की तरफ होगा, ए पर है तो तभी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर होगा तो वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट हमेशा जो वो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना वर्क होगा जब ए से लेकर बी तक बॉडी मूव करेगी, हम ये कहते हैं कि वर्क डन ए टू बी बराबर एफ S1 कॉस अल्फा, ये एंगल जो है कॉस अल्फा है। ठीक है, अब S1 कॉस अल्फा
ये बराबर होगा हाइट के। किसके बराबर होगा? हाइट के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये एंगल है अल्फा, अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ओके। ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज, और ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये होगी बेस, जिसको हम हाइट से शो करते हैं, क्योंकि ए से लेकर यहाँ तक ये जो है वो क्या होगी? हाइट होगी, ओके। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है, बेस हाइट है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कॉस थीटा के होता है। थीटा यहाँ पे अल्फा है, बेस जो है हाइट है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास क्या है? हम कहते हैं कि S1 है बराबर कॉस अल्फा। S1 इधर आ जाएगा तो H किसके बराबर होगा? S1 कॉस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। तो H बराबर है S1 कॉस अल्फा, तो S1 कॉस अल्फा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? H पुट करेंगे, ठीक है। तो WA भी बराबर किसके? FH के। ये फोर्स mg के बराबर होगी। तो आपके पास वर्क डन A से लेकर B तक कितना हुआ? mgh, ठीक। अब B to C हम चेक करते हैं। फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितनी आएगी यहाँ पे? 90 डिग्री। मीन्स ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट S1 और ये आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, ठीक है। दोनों के दरमियान में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो cos 90 वर्क के फार्मूले में किसके बराबर होगा? 0 के। 0 मल्टीप्लाई FS2 के बराबर होगा, तो वर्क B to C 0। अब यहाँ पे वर्क क्या हुआ? 0। यहाँ पे वर्क क्या हुआ? mgh। अब C to A देखना है हमें, वर्क डन फ्रॉम C to A। अब वर्क डन फ्रॉम C to A आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। लेट सपोज कि ये इस पॉइंट पर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो जिसको हम कहते हैं वेट इधर है, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मीन्स ये फोर्स और ये आपके पास S3, तो ये आपके पास टोटल जो है ये सीधी लाइन है, तो इसके दरमियान में टोटल एंगल क्या होगी? 180 डिग्री होगी। लेकिन इसमें ये बीच में जो एंगल है वो बीटा है। ये बीटा हमने क्यों ली? क्योंकि ये वाली एंगल बीटा है। यहाँ पर देखें फिगर, बड़ी फिगर में देखें, ये बीटा है, ये बीटा है। तो ये एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल हैं, इस वजह से इसको और इसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है, ओके। समझ में आया यहाँ तक? मैं दोबारा क्लियर करता हूँ इसको। ये वाली एंगल बीटा है एक्चुअल, ये यहाँ तक ये बीटा है, ठीक है। लेकिन ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों बराबर हैं, तो इस बीटा को हमने यहाँ पे हमने रखा। ये वेट इस फिगर में देखें कि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये S3 है, तो ये S3, ये वेट, ठीक है। और ये टोटल एंगल हो जाएगी 180। इस 180 में ये बीटा को हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो कॉस क्या होगा? 180 माइनस बीटा। अब ये जो सॉल्व होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से, कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से सॉल्व होगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉस बीटा के बराबर होगा। ये मैथमेटिक्स में फार्मूला है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? माइनस कॉस बीटा रखेंगे जस्ट, ओके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? FS3 माइनस कॉस बीटा माइनस मल्टीप्लाई होगा FS3 कॉस बीटा के बराबर होगा, और S3 कॉस बीटा जो है ये बराबर किसके? H के, ठीक है। क्योंकि ये एंगल है बीटा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस पर ये हाइट है पूरी की पूरी, ठीक, हाइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर कॉस बीटा के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल क्या है? बीटा है। तो बेस पर क्या है? ये वाली हाइट H, हाइपोटेन्यूज पर क्या है? S3 बराबर किसके? कॉस बीटा के बराबर। तो S3 चला जाएगा इधर, तो H बराबर किसके होगा? S3 कॉस बीटा के बराबर होगा, ओके। तो मैंने क्या किया? इस S3 कॉस बीटा की जगह पर मैंने क्या रख दिया? जस्ट H रख दिया। तो WC टू A जो है वो बराबर किसके हुआ? माइनस mgh के बराबर हुआ। अब आप देखिए, थोड़ा सा पीछे करके आप देखें कि A टू B जो वर्क था वो mgh, यहाँ पे 0 वर्क था और यहाँ पे माइनस mgh है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? जो टोटल वर्क डन हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है? वर्क डन A टू B वो किसके बराबर? mgh के। B टू C वो किसके? 0 के। और C टू A वो किसके बराबर है? mgh के। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन हम कहते हैं कि वर्क डन A टू B प्लस वर्क डन B टू C प्लस वर्क डन C टू A, सम करेंगे हम। तो A टू B mgh, ठीक है, और B टू C 0 है वर्क, वो मैंने 0 रखा यहाँ पे, और C टू A किसके बराबर है? माइनस mgh के। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस रख। तो mgh माइनस mgh, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? 0। तो ऐसी फील्ड जिसका टोटल वर्क डन जो है क्लोज पाथ पर वो 0 के बराबर हो, ठीक है, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव
फील्ड। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है? ये वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से वर्क डन है। तो हम यूं कहें कि जो ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से जो टोटल वर्क डन आ रहा है क्लोज पाथ पर वो 0 के बराबर आए, तो इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपके पास क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो कीप इन माइंड कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड जो है ये क्या होगी? ये वो होंगी जब किसी भी क्लोज पाथ पर, ठीक है, जब टोटल वर्क डन किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए, तो उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। जिस फील्ड में वो वर्क हो और जिस फोर्स की वजह से जो वर्क हो उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और अगर आपके पास अगर टोटल वर्क डन 0 के बराबर नहीं आता क्लोज पाथ पर, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी, जिस फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन जो है वो 0 नहीं हो रहा। ठीक है, और जिस फील्ड में जो वो वर्क हो रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। तो आपने देखा कि टोटल वर्क डन इस क्लोज पाथ से ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी, सी से लेकर ए तक वो टोटल वर्क डन 0 है। हमने स्टार्ट में ये कहा था कि वर्क डन जो है क्लोज पाथ पर सेम होना चाहिए, मतलब ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी, सी से लेकर ए तक जो वर्क डन है वो टोटल वर्क डन 0 है। अगर हम कहें कि ए से लेकर सी, सी से लेकर बी, बी से लेकर ए तक, वो भी बी से लेकर ए तक, वो भी किसके टोटल वर्क डन बराबर आएगा? 0 के बराबर होगा। तभी हम कहेंगे कि पाथ के ऊपर डिपेंड वर्क नहीं करता। अब आप देखें कि जब ए से लेकर सी तक ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो वर्क डन आपके पास mgh आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा। और जो सी से लेकर बी तक आएगा, अब यहाँ पे फोर्स और S2 जो होगा वो 90 डिग्री होंगे, तो वर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। B से लेकर A तक अब ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगेगी? आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, S1 ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपकी मोशन अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? mgh होगा। तो टोटल वर्क डन आप चेक करें क्या है? A से लेकर C तक, ठीक, A टू C तक वो कितना है? mgh। और C से लेकर B तक कितना है? 0। ठीक, और B से लेकर A तक वो कितना है? mgh है। तो टोटल वर्क डन, इसका टोटल क्या होगा? इसका टोटल तीनों को हम क्या करना है? सम करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है इसमें। तो ये mgh प्लस का, ये माइनस का mgh, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएंगे। तो टोटल वर्क डन यहाँ पर भी क्या हुआ? 0। तो चाहे आप A से लेकर C तक, C से लेकर B या B से लेकर A तक मूव करें, या फिर अपना पाथ तब्दील करें, A से लेकर B, B से लेकर C, C से लेकर A तक, टोटल वर्क डन दोनों सूरतों में वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। हम कहते हैं कि जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड है, अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन वो वर्क डन किसमें? ग्रेविटेशन फील्ड में। वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। ठीक है, और टोटल वर्क डन अगर वो सेम आता है क्लोज पाथ पर, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जिस फोर्स की वजह से ये वर्क हुआ वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर टोटल वर्क डन सेम नहीं आता, 0 नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, क्या है? देखें, अगर आप A से लेकर B तक आप मूव करते हैं, ठीक है, ये A है, ये B है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फ्रिक्शन आपकी मोशन के अपोजिट में लगेगी, तो आपका डिस्टेंस और आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन, दोनों में क्या है? 180 डिग्री। तो वर्क जो है वो किसके बराबर होगा? Fs cos 180 डिग्री। cos 180 बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो ये होगा -Fs। ओके, अब ये A है, आप कहाँ से? अब इसी तरह B से A की तरफ आए। जब B से A की तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट में, यहाँ पे भी 180 डिग्री। तो वर्क डन जो होगा फ्रिक्शन की वजह से वो यहाँ पर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो टोटल वर्क डन आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने A से लेकर B तक मूव किया, फिर B से लेकर आपने A तक मूव किया, तो टोटल वर्क डन क्या हुआ? A से लेकर B तक मूव किया वो -F, और B से लेकर A तक मूव किया वो भी -Fs। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? ये माइनस का 2Fs हुआ। अब आप देखें कि यहाँ पे टोटल वर्क डन 0 नहीं हो रहा, टोटल वर्क डन सेम नहीं हो रहा। इट मींस दैट जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स है वो 0 नहीं है, वो सेम नहीं है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपके पास क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो आई होप कि ये आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस
में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।